दो सदिशों का सदिश गुणन। यही चैप्टर का नाम, दो सदिशों का सदिश गुणन। सदिश गुणन देखिए दो वेक्टर है, एक वेक्टर दिया हुआ है ए और एक वेक्टर दिया हुआ है ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। ठीक है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो इसे कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि सदिश गुणन ए क्रॉस बी। क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, और इन दोनों के परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर होगा, इसे कहते हैं यूनिट वेक्टर एन। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। एन क्या है, एन ये जो है क्या है, तो एन एक यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है जो कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के क्या है, परपेंडिकुलर है ना। दो वेक्टर है, मान लिया है कि वेक्टर ये ए है देखिए, मान लीजिए ये दो वेक्टर है ए और बी है ना। तो एन क्या है, एकदम सीधे दोनों के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर समझ रहे ना, 90 डिग्री पर है। और कितना वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, एक यूनिट। क्लियर है ना। तो ये जो है क्या बतलाएगा, केवल और केवल दिशा बतलाता है। यूनिट वेक्टर का काम क्या है, केवल और केवल दिशा बतलाना। तो चलिए लिखिए, यदि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी क्या हो, समान हो। अच्छा, समान है तो हम आपको बताए हैं इनका मैग्नीट्यूड भी समान होना चाहिए और दिशा भी समान होना चाहिए। मतलब अगर ये वेक्टर ए है तो वेक्टर बी भी क्या है, तो वेक्टर बी भी यही होना चाहिए, इतना भी, इसका भी मैग्नीट्यूड इतना ही होना चाहिए और दिशा भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी कि वेक्टर ए है ये और ये वेक्टर बी है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि अगर ये समान सदिश है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बराबर होना चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। साथ ही साथ दोनों वेक्टर के बीच में कितना डिग्री का एंगल होना चाहिए, तो दोनों के बीच में थीटा बराबर कितना डिग्री का होना चाहिए, 0 डिग्री का होना चाहिए। अब बताइए, यहाँ पे ए क्रॉस बी लिखे या ए क्रॉस ए लिखिए, बात तो बराबर हुआ है ना। तो ए क्रॉस बी हम अगर हम लिखते हैं समान सदिश के लिए, तो हम इसको लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कितना, साइन थीटा। अब सबका वैल्यू रख देते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए और इसको लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए और इसको लिख सकते हैं साइन कितना डिग्री, 0 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं आता। अब साइन 0 का मान कितना, 0। इसका मतलब है 0 में कुछ से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 0। जब समान सदिश होगा तो ऐसी स्थिति में, अच्छा इसको ए क्रॉस बी को हम इसको लिख सकते हैं ए क्रॉस ए। इसका मतलब है ए क्रॉस ए, बी क्रॉस बी है ना, सी क्रॉस सी है ना, अगर रहेगा तो ऐसी स्थिति में इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब एक यूनिट वेक्टर देख लेते हैं, आई क्रॉस आई, एक नंबर वाला खूब पूछता है, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के का मान कितना होगा। तो अगर हम देखें तो दोनों यूनिट वेक्टर है और दोनों एक्स एक्सिस के अलोंग है, इसका मतलब है दोनों के बीच कितना डिग्री का कोण होगा, 0 डिग्री का कोण होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर फिर मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर क्या, साइन कितना डिग्री, 0 डिग्री। और साइन 0 का मान कितना होगा, 0 इंटू यूनिट वेक्टर एन। चलिए, तो ये तो 0 हो जाएगा ना। इसका मतलब है कि जे क्रॉस जे का मान भी कितना होना चाहिए, 0। और के क्रॉस के का भी मान कितना होना चाहिए, 0। याद रहेगा ये पूरा। तो ये तीनों हम लिख लेते हैं एक साथ, आई क्रॉस आई बराबर 0। तो आप इसको याद रख लीजिएगा, एक नंबर वाला में आएगा। लिखिएगा, यदि दो समान सदिश का कार्तीय गुणन लिया जाए, यदि दो समान सदिश का कार्तीय गुणन लिया जाए तो
शून्य प्राप्त होता है। इसके लिए लिख दिए, देखिए दो समान सदिश है, इसका कार्तीय गुणन लिया जाए तो क्या प्राप्त होता है? शून्य। ठीक है। अच्छा पैरेलल सदिश समझ रहे हैं, पैरेलल ही तो है। तो एक और लिख लीजिएगा, यदि 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 ए व बी परस्पर संरेखी हो या समांतर हो, संरेखी हो या समांतर हो, तो A क्रॉस B बराबर 0। अब I क्रॉस J निकालते हैं, I क्रॉस J। अब क्या निकालेंगे? यूनिट वेक्टर I, यूनिट वेक्टर J। कितना डिग्री? I और J के बीच में कितना डिग्री का एंगल होता है ये बताओ सर? 90 डिग्री का एंगल होता है ये वाला। तो हम इसको लिखेंगे साइन 90 डिग्री, और यूनिट वेक्टर होगा जो दोनों के परपेंडिकुलर होगा, ये होगा। तो कौन सा दिखाया? आई जे के बाद ये क्या होता है? के, है ना। तो ये यूनिट वेक्टर जो एन लिख रहे हैं इसको हम क्या लिखेंगे? के। बोलिए समझ में आया? तो ये दिशा बतलाएगा। अब आई लिखाएगा, जे लिखाएगा, के लिखाएगा, ये तो डिपेंड करेगा इसके ऊपर, है ना। तो चलिए इसका मान, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मान 1, तो 1 और 1, और साइन 90 का मान कितना? 1, तो ये तो हो गया 1, है ना। और यूनिट वेक्टर n है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं I क्रॉस J, दोनों के परपेंडिकुलर कौन सा यूनिट वेक्टर होगा? K। बोलिए समझ में आया? अब बताओ J क्रॉस K, तब क्या हो जाएगा? I, क्योंकि तीनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही होते हैं। तीनों वेक्टर एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। देखिए A, B और तीसरा क्या होता है? सॉरी X, Y और क्या होता है? Z। ठीक है। अगर ये दोनों का निकालेंगे, ये दोनों का, तो ये इसके परपेंडिकुलर होगा। ये दोनों का निकालेंगे तो ये इसके परपेंडिकुलर होगा, और ये दोनों का निकालेंगे तो ये इसके परपेंडिकुलर होगा। अब ठीक है। अब उसी तरह से K क्रॉस I बराबर क्या हो जाएगा? J। तो ये शायद तीनों समझ में आ गया होगा। अब इसे हम लोग एक डायग्राम द्वारा समझते हैं, आराम से इसको याद कर सकते हैं। देखिए ऐसे लिखेंगे I, उसके बाद J, उसके बाद लिखेंगे K। तो I क्रॉस J बराबर क्या आएगा? K। J क्रॉस K बराबर क्या आएगा? I। J क्रॉस K बराबर I, और K क्रॉस I बराबर क्या आएगा? J। बताइए समझ में आ गया? अब सीधे उल्टा देखते हैं हम लोग। I डॉट J, I क्रॉस J है ना। अगर हम J क्रॉस I करें तब तो माइनस के, उल्टा चल रहा है ना, तो माइनस के। उसी तरह से इसका उल्टा करेंगे, K क्रॉस J क्या हो जाएगा? माइनस I। और उसी तरह से इसका I क्रॉस K क्या हो जाएगा? माइनस J। उम्मीद है सब समझ में आ गया होगा। आप याद कर लीजिएगा, ये पूछता है। ठीक है। चलिए देखिए I J K, इसको किस दिशा में घुमाना है? एंटी क्लॉकवाइज। एरो का चिन्ह देख लीजिए। ठीक है। I के बाद J के बाद K, I J तो क्या मिला? K। J K तो क्या मिला? I। K I तो क्या मिला? J। अब आइए उसी तरह से उल्टा चलते हैं। J क्रॉस I क्या मिलेगा? माइनस K। I क्रॉस K माइनस J। K क्रॉस J। बताइए समझ में आ गया? हम लोग प्रश्न अब एक थोड़ा सा और थ्योरी निकालते हैं A क्रॉस B के लिए। A क्रॉस B अगर निकालना हो तो कैसे गुना करेंगे? देखिए सदिश A है, x1 I कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ठीक है।
तथा एक और दिया हुआ है, वेक्टर बी दिया हुआ है। कितना दिया? x2 i कैप प्लस y2 j कैप z2 k कैप। तो अगर हमें a क्रॉस b निकालना हो, कैसे निकालेंगे? ठीक है, ये हो गया i, ये हो गया j कैप और ये हो गया k कैप। डिटर्मिनेंट निकालना है। ओके, एक से डिटर्मिनेंट तो पढ़े नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल एकदम है। यहाँ पे लिखना है x1, यहाँ पे लिखना है y1 और यहाँ पे लिखना है z1। यहाँ पे लिखना है x2, यहाँ पे लिखना है y2 और यहाँ पे लिखना है z2। कर लेंगे? देखिए i का निकालना है तो i को छोड़ दो, ये क्या कर रहे हैं? i का, ठीक है। फिर माइनस लिखेंगे, प्लस के बाद ये होता है माइनस, ये होता है प्लस। चलिए बताइए, जे को छोड़ दें, क्या मिला? x1 x2 z1 z2, ठीक है। ये क्या हो गया? z कैप प्लस k कैप के लिए बता दीजिए, x1 और ये हो गया x2, ये हो गया y1 और ये हो गया, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। और इसको लिखेंगे k कैप। चलिए इसका मान बताइए, तीसरा तीसरा गुना करेंगे, y1 z2 माइनस z1 y2, ये क्या हो गया? i कैप। चलिए इसका बताइएगा। हाँ, माइनस ही लिखना है, वो डिटर्मिनेंट पढ़ाएंगे तब बताएंगे। x1 z2 माइनस z1 x2 j कैप प्लस x1 y2 माइनस y1 x2 और ये क्या हो गया? बस a क्रॉस। अब हम वेक्टर a बराबर लिख लेते हैं, ये है i प्लस j माइनस 3k, तथा वेक्टर b बराबर लिख लेते हैं 2i प्लस j और इसको लिख लेते हैं प्लस k। तो क्या क्या ज्ञात करना है? a क्रॉस b तथा b क्रॉस a, ये दोनों ज्ञात करना है। कर लेंगे? तो सबसे पहले हम ज्ञात कर लेते हैं a क्रॉस b। a क्रॉस b बराबर, बस वही चीज यहां लिखेंगे i कैप, फिर लिखेंगे j कैप, फिर लिखेंगे k कैप। i के लिए लिखिए 1 1 माइनस 3 और यहाँ पे लिखे 2 1 1। अब ठीक यहाँ तक? अब देखिए, शांत रहिए आप लोग। i को निकालना है, क्या करें? 1 1 माइनस 3 और कितना 1, इसको लिख देंगे i कैप। फिर क्या लिखें? माइनस, जे वाला हटा दो, लिखो 1 2 माइनस 3 और 1, ये हो गया आपका j कैप, ठीक है। अब k कैप लिखिए प्लस 1 2 1 1 और ये क्या हो गया? k कैप। अब ठीक है तक? अभी बताइए ये क्या हो जाएगा? 1। अच्छा, ये घटता है ना, तो घटाव के लिखे कि प्लस में लिखे? माइनस हो जाएगा। अरे माइनस प्लस हो जाएगा। ये हो गया i कैप, ये हो जाएगा 1 3 दूनी के कटेगा ना, ये हो जाएगा j कैप। ये 1 में से क्या कटेगा? 2 और ये क्या हो गया? k कैप। यही चीज तो आपको देखना है। ये क्या हो जाएगा? 3 1 i कैप और ये माइनस है ना, माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 7 j कैप और ये प्लस की माइनस माइनस, ये क्या हो गया? k कैप। ये बोलिए समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? चलो अब हम लोग निकालते हैं b क्रॉस a। b क्रॉस a यही क्या करना है ना, तो ये लिखेंगे i कैप, ये लिखेंगे j कैप और ये लिखेंगे k कैप। पहले किसको लिखना है?
पहले जे को लिखना है, तो जे करें सॉरी, पहले बी को लिखना है ना। इसमें पहले ए को लिखना था, इसमें पहले किसको लिखना होगा, बी को। तो बताइए कितना कितना, एक एक, दो एक एक, और इसमें बता दीजिए एक एक माइनस 3, एक एक और माइनस 3। अरे इसका कंपोनेंट ले लिए, एक एक माइनस 3, और इसमें क्या लिख लिए, दो एक एक। बस कंपोनेंट लिखना होता है। अभी भी नहीं समझ में आ रहा है? वो तो ए क्रॉस बी निकाले ना, अब हम बी क्रॉस से, तो जो शुरू में रहेगा ऊपर लिखेंगे, जो बाद में रहेगा वो नीचे लिखेंगे। तो बस खाली दो एक एक ऊपर लिखे हैं, एक एक माइनस 3 नीचे लिखे हैं, बस यही तो लिखे हैं। चलो अब बताओ इसको क्या लिखेंगे, एक 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 और माइनस 3, ये हो जाएगा आई कैप। फिर माइनस ना, दो एक एक और माइनस 3, ये क्या हो जाएगा, ये क्या, प्लस दो एक एक एक, ये हो जाएगा ये क्या, बीच वाला माइनस होगा। चलिए तीसरा तीसरी गुना करेंगे, तो माइनस 3 में से माइनस 1 घटेगा, ये हो जाएगा आई कैप। चलिए इसका बता दीजिए, माइनस 6 में से माइनस 1 घटेगा, ये हो जाएगा जे कैप, और ये हो जाएगा 2 में से 1 घटेगा, और ये हो जाएगा के कैप। ठीक है, ये हो जाएगा -4 आई कैप, माइनस 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 प्लस हो जाएगा ना, 7 जे कैप और प्लस के कैप। एक चीज और देखना है यहाँ पे, अगर इसमें हम माइनस कॉमन कर लेना, तो ये हो जाएगा 4 आई कैप माइनस 7 जे कैप माइनस के कैप। इसका मतलब ये हुआ, ये कितना के बराबर हो गया, ए क्रॉस बी के बराबर हो गया, माइनस ए क्रॉस बी। बोलिए समझ में आया? तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी हम लोग सीखे हैं, याद रखना पूछेगा 1 नंबर वाला में, इसलिए दोनों हम निकाल दिए। ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। क्या बराबर है दोनों? दोनों बराबर नहीं है। अरे नहीं है रे बाप। अब यहां पे देखो, ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए होता है? जी बिल्कुल होता है, माइनस में होता है। बोलिए समझ में आ गया? चलो देखिए, इसे कहते हैं कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन। अब एक प्रश्न आपसे पूछते हैं, क्या कार्तीय गुणन, एक प्रश्न लिखे था, क्या कार्तीय गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन करता है? क्या कार्तीय गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन करता है? अब बताइए, क्रम विनिमय मतलब क्रम को बदल देंगे तो वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो क्या यहाँ पे क्रम विनिमय नियम का पालन किया? तो आंसर लिखेंगे नहीं। क्या अदिश गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन करता है? क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, लिखेंगे हाँ। लिख भी लेना, ए डॉट बी बराबर क्या होता है, बी डॉट ए। बता चुके हैं ना, क्योंकि इसमें दिशा तो है नहीं, और इसमें क्या होता है, दिशा होता है। दिशा किधर होता है, ए और बी के लंबवत होता है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, लंबवत इकाई सदिश, लंबवत इकाई सदिश, लंबवत इकाई सदिश मतलब क्या हुआ, आप लोग पढ़ चुके हैं। अगर हम ए का यूनिट वेक्टर, यदि हम ए का
वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर निकालें, बता चुके हैं ना, ए बटे इसी का मैग्नीट्यूड लिखते हैं। अगर वेक्टर बी की बात करें, ए प्लस बी का यूनिट वेक्टर निकालिए, ए प्लस बी का क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है, का इकाई सदिश निकालिए। इकाई सदिश कितना है, मान लेते हैं कि दोनों का इकाई सदिश क्या है, सी। तो सी का मान कितना होगा, सी बटे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी। जो वेक्टर होता है उसी के मैग्नीट्यूड से क्या कर देते हैं हम लोग, भाग दे देते हैं। ठीक है, तो हम लोग को क्या पढ़ना है, लंबवत इकाई सदिश पढ़ना है। चलिए तो मिटा लेना, लंबवत इकाई सदिश पढ़ना है। तो लंबवत इकाई सदिश मतलब ये यूनिट वेक्टर एन क्या होता है बताइए तो, ए क्रॉस बी बटा किसका मैग्नीट्यूड लिखे, तो जो ऊपर होगा उसी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ये सही लिखा हुआ है कि ये सही लिखा हुआ है बताइएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। दोनों में कौन सही है, ये वाला कि ये वाला, ये वाला ये वाला। 50% ये बोल रहे हैं, 50% ये बोल रहे हैं। अभी कुछ देर पहले बताएं कि जो भी वेक्टर ऊपर होगा उसी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, नीचे होता है। तो ऊपर क्या लिखे हैं, ए क्रॉस बी, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। अब बताइए समझ में आ गया, यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। चलिए लिखिएगा, आई माइनस जे प्लस के सदिश तथा 2i प्लस जे माइनस के लंबवत दिशा में, के लंबवत दिशा में 5 इकाई परिणाम का, 5 इकाई परिमाण का सदिश ज्ञात करें, सदिश ज्ञात करें, सदिश ज्ञात करें। तो करा ना, देखिए दो सदिश है, एक ये सदिश है और एक ये सदिश है। इसके लंबवत दिशा में कर रहा है, एक कितना इकाई का, 5 इकाई। मान लेते हैं एक इकाई का मान इतना है, तो 5 इकाई का मान 5 गुना होगा, इतना होगा। तो इसी का क्या कर रहा है, इसी सदिश का मान आपसे पूछ रहा है क्या होगा। तो सबसे पहले तो इसके लंबवत निकालने के लिए, लंबवत यही ना हुआ, एक यूनिट लंबवत सदिश निकालने के लिए हम ये लिख सकते हैं, मान लिया जाए सोच ये सदिश ए है, ए का मान कितना है, आई कैप जे कैप के कैप, और बी सदिश बी बराबर कितना है, 2 आई कैप जे कैप माइनस के कैप। ये है माना, इतना दिया हुआ था इतना बराबर मान लिए ए, इतना दिया हुआ था इतना बराबर मान लिए बी। अब इसी के कह रहा है कि लंबवत सदिश निकालिए। तो लंबवत सदिश निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा कि क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। सिंपल सी बात है कि इसके लंबवत एक सदिश, दो सदिश दिया हुआ है, दो सदिश दिया हुआ है। अगर इसके हमको लंबवत निकालना हो इकाई सदिश, तो क्या निकालना पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा कि क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे और एक यूनिट का मान ज्ञात कर लेंगे इससे, क्लियर। और कितना से गुना कर देंगे, 5 से गुना कर देंगे, तो 5 इकाई का मान निकल गया। बस यही करना था। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। तो माना सदिश ए बराबर इतना, सदिश बी बराबर इतना। तो मान लेते हैं कि एक तीसरा सदिश क्या है, सी, जो कितना यूनिट का मान निकालना है, 5 यूनिट का मान निकालना है। यही तीसरा सदिश का मान आपको ज्ञात करना है। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, 5 गुने सदिश ए क्रॉस बी बटे ए क्रॉस, इसी का मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। दोनों निकालने के लिए अभी सिखा दिए, ए क्रॉस बी निकालने के लिए अभी सिखाए हैं, और मैग्नीट्यूड जो है पिछला क्लास में सिखा चुके हैं।
बस हो गया और क्या। तो बनाते हैं हम लोग। पहले हम क्या निकाल देंगे, ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले चलिए इसको मिटा देते हैं। पहले ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। ए क्रॉस बी बराबर, बताइए आई कैप जे कैप और के कैप कितना कितना है, एक माइनस एक, एक दो एक और माइनस एक। चलिए बराबर, तीसरा तीसरी गुना करें तो क्या गुना होगा, एक। एक में से क्या घटा है, तो ये क्या हो गया, आई कैप। ठीक, अब माइनस कर लें। चलिए इसको इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा, माइनस दो। पहले सॉरी इसको ना, एक एक में से क्या घटाएं, माइनस दो, प्लस दो हो जाएगा, ये हो गया जे कैप। ठीक है, प्लस के लिए बताइए, एक में से क्या घटा दे, माइनस दो, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा के कैप। तो ये हो जाएगा जीरो, तो ये हो जाएगा माइनस थ्री जे कैप और ये प्लस थ्री के कैप। अब अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल दें ए क्रॉस बी का, याद है मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, 3 दिया है प्लस 9, 9 9 18, 9 दूनी के 18 होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, 3 रूट 2, 3 रूट 2। अब वेक्टर सी का मान निकालना है, इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं। हाँ बोलो, वेक्टर जे की फिर करें तो जे वाला फिर से करें। तो जे वाला करने के लिए सबसे पहले दोनों को करेंगे, कितना होगा, माइनस एक। अच्छा अच्छा अच्छा, माइनस एक ना होगा, हो चलिए आई के लिए निकालते हैं, माइनस एक, एक एक और माइनस एक, ये क्या हो गया, आई कैप माइनस। जे के लिए निकालिए, एक दो एक और माइनस एक, ये हो गया जे कैप। प्लस के लिए बताइए, एक दो माइनस एक और एक, ये हो गया के कैप। ठीक है, अब तीसरा तीसरा गुना करेंगे तो क्या आएगा, एक में से एक घटेगा, तो ये हो जाएगा आई कैप। ये तीसरा तीसरा गुना करते हैं, माइनस एक और माइनस दो, ये हो जाएगा जे कैप। ठीक है, और ये प्लस एक में से क्या घटा दे, तो माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा, ये प्लस दो हो जाएगा ना, ये क्या हो गया के कैप। ये तो जीरो हो जाएगा ना, तो माइनस 3 और माइनस कितना हुआ, प्लस हो जाएगा ना, 3 जे कैप और ये हो जाएगा प्लस 3 के कैप। इसीलिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का निकालना हो तो क्या निकालेंगे, 3 तिहाई 9 प्लस 3 तिहाई 9, 9 9 18, तो इसको लिख सकते हैं 3 रूट 2। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है यूनिट वेक्टर में कितना यूनिट का, 5 यूनिट का। तो वेक्टर सी का मान निकालना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए वेक्टर सी बराबर क्या हो जाएगा, 5 गुने ए क्रॉस बी का मान कितना आया, 3 जे कैप प्लस 3 के कैप बटे 3 रूट 2। ये रहा आपका आंसर। उतारिए। अब लिखिएगा स्टार देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखते हैं आप लोग को याद है कि नहीं, 2 बिंदु है, 2 3 4 और ये लिख देते हैं 5 6 7। क्या ए बी का मान ज्ञात कर सकते हैं, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। ठीक है, ये तो याद है। यानी कि बिंदु दिया हुआ रहे तो हम इस सदिश का मान ज्ञात कर सकते हैं, है कि नहीं। चलिए ठीक है, अब त्रिभुज दिया हुआ है इस तरह से, ये है ए, ये है बी और ये दिया हुआ है सी। तो आपको ज्ञात करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस पर क्या करते हैं, एक लंबवत खींचते हैं, लंबवत। तो इस पे एक लंबवत वैल्यू खींच लेते हैं, लंबवत मान लंबवत ए से
लंब खींचते हैं, किस पे? बीसी पर। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, और त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हम जानते हैं, अगर ये दोनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लिख सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने, अगर इसको हम डी रखें तो आधार गुने ऊंचाई, तो ऊंचाई कितना हो गया? एडी। आधार कितना है सर? आधार है बीसी, और ऊंचाई कितना है? एडी। कोई दिक्कत नहीं आता? अच्छा ये बताइए, ये तो पता है कि ये बीसी वेक्टर हो गया, इसको नहीं पता है, इसको हम इस फॉर्मेट में लिखेंगे, ठीक है? तो हम लिखेंगे साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना है? एडी। कर्ण का मान कितना है? एबी। तो एडी का मान क्या लिख सकते हैं? एडी का मान लिख सकते हैं एबी साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, आधार कितना है? बीसी, और ऊंचाई कितना है? एडी, और एडी बराबर क्या आया? एबी साइन थीटा। अच्छा, इसको बीसी को ऐसे भी तो लिखा जा सकता है ना, और एबी को ऐसे भी तो लिखा जा सकता है ना। बता चुके हैं कि मैग्नीट्यूड में के रूप में लिखना है तो या तो ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 बीसी क्रॉस क्या? एबी। इसका क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड। बीसी क्रॉस एबी का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन, यदि किसी त्रिभुज के 3 शीर्षों की लंबाई क्रमशः 3 शीर्षों की लंबाई क्रमशः 5, ए कितना है? 5, 2, 3, बी कितना दिया हुआ है? 8, 4, 1, और सी बराबर कितना दिया हुआ है? 129, 1, 2, 3 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। नहीं, एक होगा लास्ट में। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है? कुछ इस तरह से प्रश्न आएगा 5 नंबर में, ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन, ये वाला 5 नंबर का क्वेश्चन। चलो देखो बाबू, 3 बिंदु दिया हुआ है, ए, बोलते जाना, ए का मान कितना है? ए है, कितना है? 5, 2 और 3। अब दूसरा बिंदु दिया हुआ है बी, कितना दिया हुआ है? 8, 4, 1, और तीसरा बिंदु है सी, कितना दिया हुआ है? 1, 2, 3, तीनों को मिला दे क्या? अब इसी का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 गुने कहां से? बी से ए, बी ए क्रॉस बी सी का क्या होता है? मैग्नीट्यूड ना, बी ए क्रॉस बी सी का मैग्नीट्यूड निकालना है। सबसे पहले तो आपको बी ए वेक्टर निकालना पड़ेगा, उसके बाद बी सी वेक्टर निकालना पड़ेगा, फिर ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं बी ए वेक्टर का मान कितना होगा। तो बी ए वेक्टर का मान होता है x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, यानी कि 5 में से क्या घटाएंगे? 8 घटाएंगे, तो क्या आएगा? बाबू ए से बी अगर करेगा तो इसकी दिशा ऐसे होगी। अभी भूल गया क्या? हमको बी ए निकालना है, बी ए दोनों के बीच में कोण ये ना हुआ। जी सर। शुरू पहला क्लास में हम बताए थे कि 2 सदिशों के बीच अगर कोण आपको ज्ञात करना है तो दोनों के पूंछ को मिलाना पड़ेगा, दोनों के पूंछ मिलाना पड़ेगा। अगर आप ये कर देते हैं तो ये गलत हो जाएगा। इन दोनों के बीच में कितना का कोण है? ये थीटा, ये गलत है।
दोनों का क्या मिलाना है? पूंछ मिलाना है। तो दो सदिश का पूंछ क्या कौन हुआ? इसके लिए ये, इसके लिए ये। अब ठीक है ना, अब थीटा निकालिए। BA 5 में से 8 गया, ठीक है, फिर प्लस 2 में से कितना गया? 4 गया, तो कितना हो जाएगा? -2 की +2? -2। अब बताओ 3 में से 1 जाएगा, +2 अब निकल गया यहाँ तक। अब उसी तरह से BC निकाल दें, बता देना BC का मान बताइए। -7 आई कैप, इसमें से इसको घटाएंगे -2 जे कैप +2 के कैप। अब ये बताओ क्या BA क्रॉस BC निकाल सकते हैं? तो BA क्रॉस BC निकल जाएगा तो क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा? इसमें पुट कर देंगे तो हो जाएगा। तो हम निकाल देते हैं BA क्रॉस BC। कितना कितना? यहाँ पे लिखेंगे आई कैप, यहाँ पे लिखेंगे जे कैप और यहाँ पे लिखेंगे के कैप। बोलिए -3 -2 2 और बोलो -7 -2 2। अब ठीक है, अब ये बताओ बन जाएगा? आगे बना सकते हो पूरा? गारंटेड? चलिए उतारिए। यदि A और B क्या है? A और B, वेक्टर B समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं को निरूपित करते हैं, भुजाओं को निरूपित करते हैं। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड होता है। मतलब ये हुआ कि एक वेक्टर A है और एक संलग्न भुजा इसका है ये B। ऐसे कर लिखना B। ये वेक्टर क्या है? एक वेक्टर है A और ये वेक्टर है B। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कहने का मतलब ये हुआ कि इस सदिश के समांतर एक और सदिश बना लेते हैं, ठीक है, और इस सदिश के समांतर भी एक और सदिश बना लेते हैं। पैरेललोग्राम बन गया। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको, क्या होगा? तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए। कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले हम इस पे क्या करेंगे? एक लंब ले लेंगे, एक लंब ले लेते हैं यहाँ पे ऐसे, और इस लंब का मान लेते हैं हम M। कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा, इन दोनों के बीच का कोण कितना हो गया? थीटा। कोई दिक्कत नहीं ना? अब बताइएगा, इसको ABCD कर लेते हैं, A B C और D। ठीक है यहाँ तक? चलिए, तो चतुर्भुज यानी समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज A B C D का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? आधार गुणे ऊंचाई। यही होता है ना फॉर्मूला? तो यही होता है, आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार का मान बताइए कितना हो जाएगा? DC। और ऊंचाई का मान बताइए दीजिए कितना हो जाएगा? AM। AM को वेक्टर के रूप में लिखना है, थीटा है। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब। लंब का मान कितना हो गया? AM बटा कितना हो जाएगा? AD। तो तिरछा तिरछी गुना कर दें, AM बराबर क्या हो जाएगा? AD साइन थीटा। तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? DC गुने AM। तो ये क्या हो जाएगा? DC गुने AD साइन थीटा। अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं DC का मैग्नीट्यूड गुने AD को लिख सकते हैं DA का मैग्नीट्यूड, और दोनों के बीच का कोण कितना हो गया? साइन थीटा। और कितना बराबर हम लिख सकते हैं क्या? DC क्रॉस DA का मैग्नीट्यूड। इसका मतलब है अगर दो वेक्टर दिया हुआ है, दोनों वेक्टर का क्या निकाल दे? क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दे, तो किसका क्षेत्रफल निकल जाएगा? समांतर चतुर्भुज। क्लियर है ना? तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे? दो संलग्न भुजा, संलग्न भुजा मतलब होता है एक दूसरे से लगा हुआ भुजा। दो संलग्न भुजाओं का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देते हैं तो क्या निकल जाएगा हमारा? तो यहां पे निकल जाएगा आपका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब बताइए, समझ में आया? बिल्कुल ना? चलिए करिए।